नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम वैदिक सभ्यता को जानने का प्रयास कर रहे थे, इसी में हम देखने का प्रयास किए इनके जानकारी के क्या स्रोत हैं, उन्हीं को आज आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। देखिए, हमने वैदिक काल को दो भागों में बांटा। कैसे? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका समय क्या है? तो 1500 से लेकर के 1000 BC। और इसका समय क्या है? तो 1000 से 600 BC। इसको बांटता कौन है? तो उनको भी देखिए, ये जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें ऋग्वेद की रचना हुए थे। क्या हुआ था? ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद की रचना। उसके बाद इन दोनों को बांटता कौन है? तो लोहे का आविष्कार हुआ 1000 BC के समय। क्या हुआ? 1000 BC के आसपास लोहे का आविष्कार, लोहे की खोज, लोहे की खोज। ये कहाँ होते हैं? तो अतरंजी खेरा, यूपी के एटा जिला। अतरंजी खेरा, ये कहाँ है? तो यूपी के एटा जिला में। यूपी के एटा जिले में जब ये लोहे का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ? सभी चीजों में बदलाव आने लगे। जैसा पहले क्या होता था, राजा जो है कि कबीले की रक्षा करते थे, तो वो तलवार लेकर के अपने क्षेत्र विस्तार के लिए निकल गए। तो उत्तर वैदिक काल यदि आते हैं तो यहाँ पर अर्णयक ब्राह्मण की रचना होते हैं। क्या होता है? ब्राह्मण, अर्णयक प्लस उपनिषद की रचना हुए। उपनिषद। उपनिषद को जानने के लिए वेदांत की रचना किया जाता है। जानने के लिए क्या हुआ? वेदांत की रचना। वेदांत की रचना। तो यहां तक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का समय कितना है? 1500 से 1000। इसमें क्या हुआ? ऋग्वेद की रचना हुए। उसके बाद 1000 BC में लोहे का आविष्कार हुआ, जिसके का ये कहाँ लोहा मिला? तो अतरंजी खेरा, यूपी के एटे जिले में। यहाँ जब लोहे का खोज हो गया तो इसमें बड़ा बदलाव आया, जिसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यही 1000 का समय है, जो कि इनको दो भागों में बांटा। 1000 से इधर ऋग्वैदिक काल और 1000 से इधर उत्तर वैदिक काल। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद की रचना होते हैं। ये जो उपनिषद है, इसको जानने के लिए वेदांत की रचना हुए। तो आज हम देखने का प्रयास करते हैं, ये जो ऋग्वैदिक काल, ये जो वैदिक काल है, इसमें क्या होते हैं? ऋग्वेद की रचना और आदि जो दो तीन जो और वेद वस्ता है, उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में होता है। तो उनको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखिएगा अन्य तीन वेद। तीन वेद, इसकी रचना कहाँ हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस तीन वेद। इसकी रचना कहाँ हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। तीन वेद, ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद, इसकी रचना कहाँ हुआ? उत्तर वैदिक काल में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों, इसको मिटाते हैं और आगे जानते हैं। यदि बोले वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है, तो उसमें क्या हो जाएगा? वेद, ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद। तो वैदिक साहित्य में क्या शामिल है? वैदिक साहित्य, इसमें क्या शामिल है? तो वेद, ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद।
वेद ब्राह्मण अर्णयक उपनिषद। उपनिषद को जानने के लिए वेदांत की रचना होता है। तो आज हम पहले ऋग वेद जो है, ये वेद कितने हैं तो 4 प्रकार का है। इसको हम कल भी देखे थे। कौन कौन है तो ऋग्वेदिक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पहले हम देखते हैं ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है। हेडिंग दीजिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद, ये जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है तो इसमें क्या है तो ईश्वर की प्रार्थना से संबंधित है। ईश्वर की प्रार्थना। इसका संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन प्लस वेद व्यास। इसमें क्या है तो इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल, 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त। और मंत्र कितना है तो 1058 मंत्र है। ये जो मंत्र है ये जो है कि अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है तो अग्नि देवता के उपासना से शुरू। अग्नि देवता के उपासना से शुरू। तो देखिए अभी तक क्या देखे हम देखे वेद। वेद कितना है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम देख रहे हैं ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है तो ये क्या है तो सबसे प्राचीन वेद है। चारों वेद में क्या है सबसे प्राचीन वेद है जिसकी रचना किस काल में हुआ है तो ऋग्वैदिक काल में हुआ है। इसमें ईश्वर की क्या है प्रार्थना, स्तुति है इसमें प्रार्थना। संकलनकर्ता कौन है तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन प्लस वेद व्यास। और इसमें कितने मंडल है तो 10 मंडल है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितना मंडल है 10। 1028 सूक्त, 1058 मंत्र है। ये मंत्र जो है कि अग्नि देवता के उपासना से शुरू होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं 10 मंडल जो है, इस 10 मंडल को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। 10 मंडल में क्या क्या है, इससे हमें क्या क्या चीज की जानकारी मिलती है। 10 मंडल। मंडल कितना है 10 है। मंडल कितना है 10 है। तो देखिए एक एक करके मंडल को जानते हैं। इसमें पहला जो मंडल है ये किससे संबंधित है तो मधु छंदा। मधु छंदा। और दूसरा जो है गीत समद। और तीसरा जो है ये गायत्री मंत्र से संबंधित है। ये VVI है, VVI।
गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो विश्वामित्र को समर्पित है। विश्वामित्र विश्वामित्र को समर्पित। और इसके बाद चौथा जो है ये वामदेव से संबंधित है। वामदेव। ये वामदेव किससे रिलेटेड है? तो ये कृषि से संबंधित है। इसमें कृषि के लिए 58 सूक्त में 24 मंत्र का उच्चारण किया गया है। इसमें कृषि के लिए 58वां सूक्त में 24 मंत्र है। इसी में देखते हैं पृथुवैन्य के बारे में। पृथुवैन्य। ये पृथुवैन्य कौन है? तो भारत के प्रथम कृषि इंजीनियर है। कौन है भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर? भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर। कृषि इंजीनियर। और उसके बाद पांचवा यदि देखें तो ये अत्रि से संबंधित है। क्या है? अत्रि। और यदि छठा देखें तो ये भारद्वाज से संबंधित है। भारद्वाज। तो देखिए क्या देखिए पहले किससे संबंधित है? मधु छंदा से। दूसरा क्या है? गृत समझ से। तीसरा है गायत्री मंत्र जो किसको समर्पित है? तो विश्वामित्र को समर्पित है। ये VVI है। उसके बाद चौथा क्या है? वामदेव। इसमें कृषि के लिए 58वां सूक्त में 24 मंत्र का उच्चारण किया गया है। और प्रथम भारत का कृषि इंजीनियर कौन है? तो पृथुवैन्य। कौन है? पृथुवैन्य। और पांचवा किससे संबंधित है? अत्रि से। और छठा भारद्वाज से संबंधित है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। सातवां जो है वो दशराज युद्ध से संबंधित है। दशराज युद्ध। ये दशराज युद्ध किसके बीच लड़ा जाता है? तो यहाँ पर दो पर्सन आते हैं। कौन कौन है? तो भरत वंश। भरत या त्रिशु। त्रिशु वंश। इसके शासक कौन रहते हैं? तो शासक कौन है? तो सुदास। सुदास के यहाँ ये सुदास ये क्या है? तो ये आर्य है। क्या है? ये आर्य है। ये आर्य है। और इसके यहाँ पुरोहित रहता था। पुरोहित। विश्वामित्र। विश्वामित्र। ये जो विश्वामित्र रहते थे इसको हटा दिया और इसके स्थान पर विशिष्ट को पुरोहित चुना। किसको चुना? विशिष्ट। विशिष्ट। ये जब इसको जब हटा दिया ये विश्वामित्र जो है कि ये नाराज हो गए और इससे युद्ध करने के लिए सोचा। तो ये युद्ध किसके बीच होता है? सुदास और विश्वामित्र के बीच। तो इधर क्या लिखते हैं? विश्वामित्र। विश्वामित्र। ये जो विश्वामित्र है इन्होंने 10 जो है कि राजाओं का समूह बनाया। क्या बनाया? 10 राजा का समूह।
10 राजाओं का समूह। इसमें कौन कौन है? तो इसमें आर्य और अनार्य दोनों है। इसमें कौन कौन है? आर्य और अनार्य, आर्य प्लस अनार्य। तो इन दोनों के बीच जब युद्ध शुरू होते हैं तो इसी दौरान ये जो विश्वामित्र है ये गायत्री मंत्र का क्या करते हैं? उच्चारण निर्माण करता है। क्या करता है? गायत्री मंत्र का निर्माण, गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है, सूर्य को समर्पित। जब इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया, लगभग इसमें जो है कि ये जो 10 राजाओं का समूह है इसमें लगभग 30 टोटल राजा रहते हैं। कितना राजा रहता है? तो टोटल राजा, कुल राजा कितना रहता है? 30 प्लस। जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें विजय किसका होता है? तो ये सुदास क्या होते हैं? ये जीत जाते हैं और ये हार जाता है। तो ये है दशराज युद्ध। तो क्या देखे हम दशराज युद्ध में? ये किसके बीच होता है? तो भरत या त्रिशु वंश के शासक कौन रहते हैं? सुदास। इसने क्या किया? अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को चुना। इसी कारण ये नाराज होकर 10 राजाओं के साथ मिल गए और उसके बाद इनसे युद्ध लड़ा गया। इसी दौरान विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण निर्माण किया गया जो सूर्य को समर्पित है, तब पर भी ये क्या होते हैं? हार जाता है। तो इसमें इसमें कौन हारा? ये विश्वामित्र हारे और ये जीत गए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो गायत्री मंत्र है इसको सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, सावित्री मंत्र, ये भी याद रखिएगा। ये युद्ध बोले यदि कहाँ हुआ है? तो पृष्णी रावी नदी के तट पर। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, युद्ध कहाँ हुआ? युद्ध कहाँ? तो कहाँ होता है? पृष्णी या रावी नदी के तट पर। पृष्णी या रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। पृष्णी इसे लिखिएगा। पृष्णी या रावी नदी के तट पर होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते और देखते हैं। तो युद्ध कहाँ पर लड़ा जाता है? तो पृष्णी रावी नदी के तट पर। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? पृष्णी। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला जो मंडल है 8वां है और 9वां 10वां बचा हुआ है। ये जो 8वां है इसमें कर्ण अंगिरस से संबंधित है, कर्ण अंगिरस, अंगिरस। और ये जो 9वां है ये सोम देवता से संबंधित है, सोम देवता। ये सोम देवता क्या है? तो ये जंगल में कुछ जो है कि नशा टाइप का पौधा होता था जिसको कि ये सभी सोम रस के रूप में पीते थे। कैसे पीते थे? सोम रस के रूप में, सोम रस। ये कहां से प्राप्त होता था? जंगल से। इसी के कारण ये सोम देवता जो है कि इस जंगल के पेड़ में रहते होंगे तो इसका नाम क्या पड़ा है? सोम देवता। ये तो सोम देवता कितने मंडल में है? तो 9वें मंडल में इसका वर्णन किया गया, सोम देवता। इसी से क्या है? सोम रस। ये जंगल में रहते थे जिससे सोम रस निकलता था। ये कैसा है? तो नशीला है। तो ये जो 10वां मंडल है इसको सबसे नवीनतम माना जाता है, सबसे नवीनतम मंडल, सबसे नया मंडल, सबसे नया मंडल। सबसे बाद में जोड़ा गया है या सबसे नया मंडल? सबसे बाद में जोड़ा गया है, जोड़ा गया।
इसी के तहत हम एक और बात बता दें, पहले चलिए इसको लिख देते हैं। इसमें क्या है, तो ये पुरुष सूक्त से संबंधित है, नदी और विवाह सूक्त से संबंधित है। पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त, पहले लिखते हैं नदी सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त, विवाह सूक्त। और एक यहाँ नोट लिखिएगा, उसके बाद हम पुरुष सूक्त पे आएंगे। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। पहला प्लस 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। ये जो पुरुष सूक्त है, इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। ये किससे संबंधित है, तो वर्ण से संबंधित है, वर्ण से संबंधित। ये वर्ण क्या है, तो आर्य और गैर आर्य, आर्य और गैर आर्य, आर्य यदि बोले और गैर आर्य या अनार्य इसको बोल सकते हैं, गैर आर्य या अनार्य। ये जो आर्य है ये कैसा है, तो गौर वर्ण है, गौर वर्ण, अर्थात ये क्या है, गोरा है। और ये जो गैर आर्य है ये क्या है, तो श्याम वर्ण है, अर्थात काला है, श्याम वर्ण। ये किससे उत्पन्न हुआ है, तो एक विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ है। ये सभी किससे उत्पन्न हुआ है, एक विराट पुरुष से, एक विराट, विराट पुरुष से। कैसे उत्पन्न हुआ है, तो उनको थोड़ा हम बताते हैं, यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं ये क्या है, विराट पुरुष है, ठीक ना। चलिए इसका हाथ भी बना ही देते हैं। तो इसका मुंह जो है, मुंह से किसका जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण का, मुख से ब्राह्मण। और ये जो बाजू है, ये जो बाजू देख रहे हैं, इससे किसका जन्म हुआ है, क्षत्रिय का। इससे जन्म किसका हुआ, क्षत्रिय। और इसका जो ये जो एरिया देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक का एरिया, यहां से जन्म हुआ है शूद्र का। किसका हुआ, शूद्र का। और यदि बोले पैर से किसका जन्म हुआ है, यहां से वैश्य का जन्म हुआ है, वैश्य। और पैर से किसका जन्म हुआ, ये जो पैर है यहां से शूद्र का जन्म हुआ है, शूद्र। तो हम देखिए क्या देखे, इस विराट पुरुष के मुंह से किसका जन्म हुआ है, ब्राह्मण का। और इसके बाजू से, ये जो बाजू है, इससे किसका जन्म हुआ, क्षत्रिय का। और ये जो यहाँ से उदर देख रहे हैं, यहाँ से किसका जन्म हुआ है, वैश्य का। और सबसे इसका पैरों से किसका जन्म हुआ है, शूद्र का। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो देखिए एक बार पहले देख लेते हैं, क्या देखे, ये जो 8वां है ये किससे संबंधित है, कर्ण अंगिरस से संबंधित है। और ये जो 9वां है सोम देवता से संबंधित है। ये सोम देवता क्या है, तो ये जंगल का देवता है। सोम रस यह कैसा है, नशीला द्रव है, नशीला द्रव है, द्रव पदार्थ। इसको पीने से क्या आता है, नशा। अभी के समय में इसको बोल सकते हैं श्राव। तो ये क्या है, वीवीआई है, इसको अच्छा से याद कीजिएगा। और ये 10वां मंडल जो है ये भी क्या है, वीवीआई है। तो 10वां सबसे क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। ये इसमें क्या है, पुरुष सूक्त है।
तो पुरुष सूक्त के बारे में यहाँ पर देखे, इससे क्या है, वर्ण व्यवस्था से यह संबंधित है। आर्य ये कैसा थे, तो गौर वर्ण था, और गैर आर्य या अनार्य ये कैसा था, काक वर्ण या श्याम वर्ण। ये क्या है, काला है और ये गोरा है। ये कैसे उत्पन्न हुआ है, तो एक विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ, जिसके हम देखे मुंह से ब्राह्मण का और बाजू से क्षत्रिय का, और उदर गुदा जो ये वाला एरिया यहाँ से हुआ वैश्य का, और इसके पैरों से क्या हुआ है, शूद्र का जन्म हुआ है। और उसके बाद हम देखे पहला और 10वां जो है कि मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। देखिए पढ़ाते पढ़ाते पसीना से भर गए, गर्मी काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।